हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, बिजनेस साइकिल मॉडल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, लेक्चर नंबर 1 में, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 5-6 चीजें पढ़नी होती। दैट इज, सबसे पहला ग्रोथ, सेकेंड बिजनेस साइकिल, थर्ड हमारा क्या था, थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इन्फ्लेशन। ये 4 चीज देख चुके। लेकिन इसके बाद हमारा क्या था, इंटरनेशनल इकोनॉमीज, फिर क्या था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, है ना। तो ये चीज, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मतलब हम एक सिंगल घर की तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की पढ़ाई कर रहे हैं। और देश पे दूसरे देश से खरीद, है ना, दूसरे देश को बेचना, दूसरे देश से खरीदना, ये तो चलता रहता है ना। तो इसलिए हमारे कंट्री के ऊपर दूसरे देश का भी इफेक्ट होता है। जैसे सिर्फ हमारा कंट्री क्या कर रहा है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता हमारा देश का परफॉर्मेंस, बल्कि दूसरा कंट्री क्या कर रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है हमारा देश का परफॉर्मेंस, कि महंगाई कितना होगा, बेरोजगारी कितना होगा, इसके ऊपर भी डिपेंड। गेटिंग। तो देखिए 1991 से पहले इंडिया जो था वो क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले, 1990, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है आप बाहर वाले कंट्री से ना तो कुछ लेंगे ना तो कुछ देंगे। समझ रहे? मतलब आप ट्रेड बाहर वाले से करेंगे ही नहीं, करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे। दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर 1990। बट 1991 में क्या आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसके बाद इंडिया जो है ओपन इकोनॉमी। क्या हुआ? ओपन। ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हम बाहर वाले के साथ अब ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, मतलब हम कुछ बेचेंगे, कुछ हम बाहर से मंगाएंगे जो मुझे जरूरत है। तो इस तरीके से, समझ रहे? तो अब देखिए, अगर ये इंडिया है, ये वर्ल्ड है, तो अगर इंडिया में कोई फैक्ट्री है, उसने कुछ बनाया और ये जाकर के बेच रहा है कोई वर्ल्ड, क्या बेच रहा है? किसी वर्ल्ड। इंडिया में बना हुआ चीज बाहर बिके, उस चीज को क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। जब इंडिया में बना हुआ चीज बाहर बिके, बट अगर इंडिया को कोई चीजों को जरूरत है, सपोज इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन की जरूरत है, इस चीज की मशीन की जरूरत है, यहाँ पे ये मशीन थी, है ना, यहाँ पे ये एक मशीन, मशीन को इंडिया को जरूरत, तो इस इंडिया के अंदर आएगा बाहर से, उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। जब बाहर के वर्ल्ड का चीज बना हुआ इंडिया के अंदर आए तो उसे क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। लेकिन इंडिया का बना हुआ चीज जब बाहर जाए तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। एनी प्रॉब्लम? मतलब जब, अगर बात किया जाए, इंडिया जब बाहर जाकर के बेचे तो उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। बट इंडिया अगर खरीदे तो उसे क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। एनी प्रॉब्लम? बेचना एक्सपोर्ट, खरीदना इम्पोर्ट। हाँ। बट देखिए, फिर से फिर से बात है कि अब इंडिया जो है बाहर वाले कंट्री से कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। अब सपोज बाहर वाला कंट्री जो है ये मशीन इंडिया को देना बंद कर दी, या मशीन वो नहीं बना रहा है, किसी कारण वहां ड्रॉट आ गई, वो वहां वार हो रही है जिसके कारण मशीन नहीं बना पाई, जिसके कारण इंडिया के अंदर भी प्रोडक्शन नहीं होगा इस चीज का। ये अगर इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी क्लॉथ्स वगैरह सब की, क्योंकि मशीन ही बाहर से नहीं आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो दूसरे वर्ल्ड के कारण इंडिया पे इफेक्ट पहुंचा, इंटरनेशनल के कारण हमारे ऊपर इफेक्ट पहुंचा, डोमेस्टिक और इकोनॉमी को। दैट्स द रोल ऑफ टूरिज्म। समझ रहे हो ना? तो इस कारण सिर्फ हमारा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नेशन का परफॉर्मेंस क्या है, तो सिर्फ परफॉर्मेंस मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाहर वाले कंट्री क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिटिंग? हाँ। जैसे कि एग्जांपल, यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर।
यूक्रेन रशिया वार के में क्या हुआ कि रशिया जो था वो 30%, 20 to 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन करता था। 30% पूरे वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन रशिया करता। समझ रहे हो? अब यहाँ पे वार हुई। वार होने के कारण कोई कोई शिप यहाँ पर जाना नहीं चाह रहा है। दैट इज रशिया के पोर्ट पे कोई भी शिप नहीं जाना सोच रहा है। रशिया वार में इन्वॉल्व है तो तेल की प्रोडक्शन वो कम कर दिया है। समझ रहे हो? दैट्स वाई क्या हुआ। अब इंडिया देखिए, अब इंडिया है ये, और ये वर्ल्ड। इंडिया जो है बाहर से मंगाता है क्या? तेल, ऑयल, जो फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है गाड़ी चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री चलाने में। ठीक है, तो जरूरत पड़ती है ऑयल। कितना परसेंट? 80% है जो इंडिया ऑयल को इम्पोर्ट, 80% ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, समझ रहे हो ना? क्रूड ऑयल ये क्या करता है इंडिया? इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि यूक्रेन रशिया में क्या हो गए, वार हो गई। वार हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो ऑयल की प्रोडक्शन थी उसमें क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। दैट इज ऑयल की प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। गौर, रशिया से वो अब लोग खरीदना नहीं चाह रहे। समझ रहे हो ना? रशिया वार में इन्वॉल्व है, वहां कोई पोर्ट पे जाना नहीं सोच रहा है कोई शिप लेकर के। तो प्रोडक्शन क्या हो गई ऑयल की, कम। अब सप्लाई अगर कम है, सप्लाई क्या है, कम है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज की सप्लाई अगर कम होगी तो उस चीज की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हो? जो भी चीज की सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसके कारण तेल की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। और ये कहाँ से? बिफोर वार 80 पर डॉलर पर बैरल थी। आफ्टर बार 120 बैरल। समझ रहे हो ना? $120 पर बैरल पहुंच गई रेट। समझ रहे हो ना? तो ये चीज, तो तेल का प्राइस महंगा हो जाना वर्ल्ड लेवल पे, मतलब इंडिया के अंदर भी क्या होगा, तेल की प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ जाएगी। तो सिर्फ महंगाई हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। जो बाहर वाले देश में जो वार हुआ जिसके कारण भी हमारे देश के अंदर महंगाई आ गया, दैट्स द एग्जांपल। एनी प्रॉब्लम? ओके। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। दैट इज, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना क्यों? लेक्चर नंबर 1 में बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे कंट्री आजकल बिकॉज व्हाट, इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? महंगाई को कम करना चाहते हैं। अब महंगाई को कम करना है तो उनको क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कम करना होगा, क्योंकि ओरिजिन यहीं से हुआ है। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। यस और नो? यस, ताकि लोन महंगा हो जाए। बात कर चुके हैं। तो आजकल क्या चल रहा है कि सभी देश जो है महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओके, हाँ। तो ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, ये इंडिया है, ये यूएस। इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% था। यूएसए के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो 0%। समझ रहे? इंडिया के अंदर 5%, यूएसए के अंदर 0%। तो इंडिया, तो यूएसए में जो भी इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर, तो वो क्या, यहाँ पर रिटर्न इनको नहीं मिल रहा था, वो इंडिया के अंदर आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर आकर के। नहीं प्रॉब्लम, नहीं। बिफोर कोविड, ठीक है ना, कोविड के टाइम का। बट आफ्टर कोविड क्या हुआ कि हमारा यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसे फेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेड। ठीक है, तो फेड जो है आफ्टर कोविड क्या किया, वो अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने लगा महंगाई को कम करने की। क्योंकि यूएसए में 10% इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसे कम करना है। उसका रेंज जो है वो बनाई है सरकार वहां का 2%, और है 10%। तो इसे कम करना चाहते, कम करने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट रेट को 2 से 3% इंक्रीज कर दिया। कितना, 2 से 3%। तो जो यूएसए वाले हैं लोग, वो क्या, वो अब अपने पैसे को लेकर के जा रहे हैं यूएसए के। समझ रहे हो? अब वो पैसे को, अपना जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को लेकर के यूएसए के अंदर लेके जा रहे हैं। वाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी, इंडिया के भी अंदर भी महंगाई है, और इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को क्या बढ़ाएगी। लेकिन डॉलर जो है वो क्या है, अच्छा करेंसी,
है ना। डॉलर जो है वो क्या है, वो ट्रस्टफुल करेंसी, बट रुपीज जो है उतना ट्रस्टफुल करेंसी नहीं। दैट्स वाई जो जो करेंसी पे ट्रस्ट ज्यादा रहता है उस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे पीरियड में। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो इस कारण यूएसए वाले जो है वो अपना पैसे को यूएसए वापस लेकर के जा रहे हैं। दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसके कारण पैसे ले जाने के कारण इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, आगे पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का कम होते जा रहा है। 600 से 530 पे पहुंच गया, 520 बिलियन डॉलर। आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, कि कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो अपना पैसा रखती है, सेव करके रखती है, कि जब मैं बाहर वाले से खरीदूंगा तो उसे पे करना होगा, किस चीज में, डॉलर में पे करना होगा, करेंसी इंटरनेशनल करेंसीज में पे करना, यूरो में पे करना होगा, पाउंड में पे करना, स्टेलिन, ये सब करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी है 4-5, उसमें पे करना होगा। तो ये क्या करते हैं, एक भंडार अपना रखती है आरबीआई। तो भंडार पहले कितना था, 600 बिलियन डॉलर ये सेव की हुई थी। बट ये जो बाहर लेकर के पैसे जा रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण क्या 530 बिलियन पहुंच गए, समझ रहे हो। तो इस कारण दूसरे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, दूसरा इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसके कारण इंडिया से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। यस और नो? यस, समझ रहे हैं। तो इस कारण इस तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमी हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट पहुंचाता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखिए, हम अभी बात किए, दैट इज, हम अभी बात किए, एक बात की कि आप अगर कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या, बेचना, आप बाहर जाकर के बेच रहे हैं। और इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, खरीदना। अब आप कोई चीज को बेच रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात है या खराब बात? बेच रहे हैं, बेचने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात ना है। क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, गुड थिंग। यस और नो? यस। बट आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, वहां पर क्या हो, आप किसी दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं, समझ रहे हो, आपका क्या होगा, लॉस होगा, समझ रहे हो, लॉस होगा। दैट इज बैड फॉर यू, समझ रहे हो। दैट इज खरीदना, ज्यादा खरीदना खराब चीज, बेचो ज्यादा वो अच्छा चीज है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा, गेन ज्यादा करेंगे, समझ रहे हो। तो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट अच्छी बात है कोई भी कंट्री के लिए, वाई, कि ज्यादा बेचेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा जीडीपी ग्रो करें। इम्पोर्ट, बाहर से खरीदना, बाहर वाले को पैसे दे रहे हैं, हमारे कंट्री के लिए लॉस है, दैट इज बैड फॉर आवर कंट्री। यस और नो? यस। तो इम्पोर्ट ज्यादा करना खराब चीज है कोई भी कंट्री के लिए। ओके। ओके। तो अब बाहर हम कितना बेच रहे हैं और बाहर से हम कितना मंगा रहे हैं, वो एक चीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ट्रेड। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, मतलब बाहर से हम कितना खरीद रहे हैं, बाहर से कितना हम मंगा रहे हैं, वो डिपेंड, वो क्या ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के थ्रू बताते हैं। ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं कि जो आप एक्सपोर्ट किए माइनस जो आप इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट जो आप की और माइनस जो आप इंपोर्ट की, इसके बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट कहेंगे, समझ रहे हो। मतलब हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि कितना मंगा रहे हैं कितना बेच रहे हैं, आप कितना बाहर से कोई चीज को खरीद रहे हैं और आप कितना बाहर बेच रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंसेस क्या है, आप ज्यादा बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो चीज कौन बताएगा, ट्रेड डेफिसिट बताएगा। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। क्या होता है, घाटा। घाटा कब होगा, जब इंपोर्ट क्या होगा, ज्यादा होगा देन एक्सपोर्ट, तब क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। ओके। जब इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो इंडिया की केस की अगर बात करते हैं तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 440 बिलियन डॉलर, 450 बिलियन डॉलर की ये बाहर एक्सपोर्ट किया। लेकिन ये जो इंपोर्ट किया वो 650 बिलियन डॉलर का ये क्या किया, इंपोर्ट किया, कौन, इंडिया, समझ रहे हो। तो ये जो है, अगर इसे माइनस करेंगे तो ये -200 बिलियन डॉलर आ गए। दैट इज व्हाट, 200 बिलियन डॉलर ज्यादा इंपोर्ट किया है इंडिया, बाहर से मंगाया है, एज कॉम्पेयर टू एक्सपोर्ट, समझ रहे हो। तो दिस इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, ये बताता है कि ये घाटा है इंडिया को।
ये ज्यादा महंगा है इंडिया, समझ रहे हो ना? दैट इज इम्पोर्ट ज्यादा देन एक्सपोर्ट, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। कंट्री के लिए गलत बात, अच्छी बात नहीं है, पे ज्यादा कर रहा है देन अर्न, एनी प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस कब होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और जहां पर ये क्या आ जाए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। पॉजिटिव कब आएगी? जब ये एक्सपोर्ट बढ़ा होगा, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ा होगा। ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कब आए? जब इंपोर्ट बढ़ा होगा। यस और नो? यस। तो ट्रेड सरप्लस, सरप्लस का मतलब फायदा हुआ। फायदा कब? जब एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ होगा। एग्जाम्पल चाइना जैसे कंट्री को एक्सपोर्ट वो ज्यादा करता है देन इंपोर्ट। लेट मानते हैं इन चाइना जो है 2000 बिलियन डॉलर क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो इंपोर्ट कितना कर रहा होगा? 1200 बिलियन डॉलर। बाकी क्या है चाइना के लिए? 800 बिलियन डॉलर क्या है फायदा है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो इस तरीके से कहते हैं ट्रेड सरप्लस, चाइना को क्या है? ट्रेड सरप्लस। गेटिंग? हाँ। तो ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट ज्यादा होता है देन एक्सपोर्ट। समझ रहे हो? दैट इज बैड फॉर कंट्री। वो दिखाता है कितना बैड है कंट्री के लिए, कितना वो ज्यादा मंगा रहा है एज कॉम्पेयर टू बाहर भेजना। सरप्लस कहता है कितना ज्यादा बेच रहा है एज कॉम्पेयर टू मंगाना। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। उसी तरीके से देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर वहां की गवर्नमेंट होती है, वहां की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ अर्न करती है और कुछ क्या स्पेंड करती है। कुछ गवर्नमेंट कमाती भी है, अर्न करती है, इनकम भी है गवर्नमेंट का। इनकम कहाँ से? इनकम टैक्स से, है ना। टैक्स लगा करके अलग अलग टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट कमाती है वहां से, है ना। कि जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, है ना। तो अलग 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 तरीके से गवर्नमेंट अर्न करती है ये टैक्सेस के थ्रू। और ये क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेंड भी करती है, खर्च भी करती है। स्पेंड, खर्च कहाँ करती है? ये तो कमा रही है, और ये खर्च है। खर्च कहाँ का? खर्च वो करती है, स्कीम देती है, मनरेगा सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, है ना। फिर डिफेंस में, है ना, एजुकेशन में, सभी जगह वो स्पेंड करती है। तो इंडिया की बात किया जाए, तो इंडिया जो है ना, इंडिया का अर्निंग जो है, जो गवर्नमेंट अर्न करते हैं टैक्सेस वगैरह सबके थ्रू, वो कितना है? 19 बिलियन डॉलर, सॉरी 19 लाख रुपीज। 19 लाख रुपीज इंडिया क्या अर्न करती है? बजट है इसका जो अर्न करती है। लेकिन जो स्पेंड करती है इंडिया, जो खपत करती है बाहर, ठीक है, खर्च करती है, वो है 36 करोड़ रुपीज। 36 लाख करोड़ रुपीज, समझ रहे हो ना? तो 19 लाख करोड़ रुपीज ये कमा रहा है, 36 लाख रुपीज ये खपत कर रहा है। तो खपत ज्यादा कर रहा है दैन कमाना, समझ रहे हो? और इसी चीज को क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। क्या होता है? घाटा। मतलब सरकार कितना, सरकार कितना अर्न कर रही है, दैट इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट माइनस व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितना है गवर्नमेंट की? 19 लाख करोड़ रुपीज की। और ये एक्सपेंडिचर कितनी है सरकार की? 36 लाख करोड़ रुपीज की। तो बाकी जो बचा है ये क्या है हमारा? दैट इज इसकी अगर बात किया जाए तो 16-17, दैट इज 16-17 लाख करोड़ रुपीज ये क्या किया है? घटा में। घटा मतलब ये पैसा कहाँ से लाया होगा? चाहे तो लोन लिया होगा, किसी से लोन लिया होगा, किसी देश से, किसी बैंक से लोन लिया होगा कि बाद में मैं दे दूंगा। समझ रहे हो ना? दैट इज डेफिसिट। कितना ज्यादा सरकार खपत कर रही है दैन कमाना, उस चीज को क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ट्रेड के केस में क्या कहते हैं? ट्रेड के केस में ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, ट्रेड डेफिसिट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, सरप्लस अच्छा ज्यादा हुआ। फिजिकल डेफिसिट किसे कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट जब सरकार ज्यादा खर्च करे देन कमाना, क्योंकि लोन वो ली है तो वो क्या है? घटा है उसके लिए। समझ रहे हो? उसी तरीके से उसी तरीके से अगर अगर बात किया जाए फिजिकल
तरीके से अगर बात करें कि आपका अर्निंग 10,000 है और आप स्पेंड करें 15,000, तो 5,000 कहीं से तो लोन लिए होंगे, किसी से तो मांगे होंगे, कोई बैंक से, सेंट्रल बैंक से, दूसरे कंट्री से, अपने दोस्तों से। तो इस चीज को क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट, कि सरकार जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, जो अमाउंट है वो फिस्कल डेफिसिट। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो अगर कोई कंट्री, तो इंडिया का देखा गया कि ये 16-17 लाख रुपए क्या है इसका, लाख करोड़ रुपीस क्या है फिजिकल डेफिसिट। एंड ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया के अंदर वो कितना है? 2 लाख, है ना? सॉरी, दैट इज $200 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट इंडिया के अंदर। तो ट्रेड डेफिसिट भी, फिजिकल डेफिसिट भी। तो दोनों चीज हो, ट्रेड भी हो, फिजिकल भी हो, मतलब बाहर से जो लेन देन में है उसमें भी घाटा, सरकार जो खपत कर रही है उसमें भी घाटा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ट्वीन डेफिसिट। क्या कहते हैं? ट्वीन डेफिसिट। समझ में आ रहा है? अगर दोनों चीज में घाटा, बाहर से ट्रेड करने में, दैट इज ट्रेड डेफिसिट भी हो, और साथ ही साथ क्या, प्लस फिजिकल डेफिसिट। तो इंडिया क्या है? ट्विन डेफिसिट। समझ रहे हो? ट्विन डेफिसिट दो है, ट्रेड डेफिसिट भी, फिजिकल डेफिसिट भी, दोनों इंडिया। फिजिकल डेफिसिट 15 से 16 लाख करोड़ रुपीस की, ट्रेड डेफिसिट $200 बिलियन की। समझ रहे हो ना? तो ये चीज। तो ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? दैट इज ट्विन डेफिसिट किसे कहते हैं? दैट इज द ट्रेड डेफिसिट एंड फिजिकल। जिस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट भी हो, फिजिकल डेफिसिट भी हो, उस कंट्री क्या होगा? ट्विन डेफिसिट। प्रॉब्लम? ये अगर ग्राफ हम लोगों को देखा जाए तो ग्राफ हमें क्या बताता है? अब देखिए, कभी भी वार होगा तो वार में तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना? दूसरे से आप लोन लेते हैं वार के टाइम, वो बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, अब बहुत लोन लेते हैं। और लोन लेने के लिए क्या होगा? आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, खपत की ज्यादा कर रहे हैं, देन कमाना। यस और नो? हाँ। स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो डेफिसिट है, देन अर्न। तो डेफिसिट जो है आपका वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? हाँ। फिस्कल डेफिसिट आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। सरकार ज्यादा ज्यादा लोन ले रही है जितना वो अर्न कर रही है। तो जब कभी भी वार आया तो वार से पहले देखिए इंक्रीज कर गया। यस और नो? हाँ। वार आया, यहाँ पर भी वार आया, यहाँ पर भी वार, तो देखिए इंक्रीज कर गया। सेकेंड वर्ल्ड वार। समझ रहे हैं? सरकार खपत ज्यादा कर रही है जितना कमा रही है, दैट्स वाई ये डेफिसिट ज्यादा हो गई। समझ रहे हो? हाँ। अब वार के टाइम में क्या होती है कि सरकार इस, ये जो खपत कर रही है इसको, इसको पूरा करने के लिए वो टैक्स भी लगाती है। और टैक्स लगाने के लिए सरकार की अर्निंग देखो, ये इंक्रीज कर गई। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो देखो, ये अर्निंग यहाँ पर भी ऐसा इंक्रीज कर गई। समझ रहे हो ना? दैट इज टैक्सेस वाली पार्ट। तो वार के टाइम में टैक्स, अर्निंग इंक्रीज कर रही है, बट स्पेंड उससे भी ज्यादा कर, उससे भी हैवी अमाउंट में कर रहे हैं। अर्निंग तो बढ़ रही है, बट स्पेंड की अमाउंट और ज्यादा बढ़ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीजें होती है। फिर दैट इज जब भी वार आएगी तो हमारा डेफिसिट इंक्रीज कर। ठीक है? ओके। अब हमारा आता है दैट इज लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचता है, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण। दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए, गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की दो पॉलिसी। ठीक है? पहली, ठीक है, गवर्नमेंट की दो पॉलिसी होती है। पहली पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेकेंड को कहते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मतलब सरकार इकोनॉमी में किस पॉलिसीज के थ्रू वर्क कर सकती है? तो दो, मॉनेटरी एंड फिस्कल। ठीक है? मॉनेटरी क्या मीनिंग में ही छुपा हुआ है? मनी। क्या छुपा है? मनी। मतलब मनी में चेंजेस करना है, मनी को न्यू मनी प्रिंट करना है, तो वो वैसे पॉलिसीज को क्या कहें? मॉनेटरी पॉलिसी कहें। और ये कौन कंट्रोल करते हैं? किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं कि कितने हो गए, मनी सप्लाई क्या है, कितना प्रिंट करना है, कितना मार्केट से उठाना है। दैट इज सेंट्रल बैंक। इंडिया के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई कोई पॉलिसी लाएगी तो क्या कहेंगे? वो मॉनेटरी पॉलिसी है ना? मॉनेटरी पॉलिसी का भी दो टाइप होता है, तो वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ओके।
तो मॉनेटरी पॉलिसी देख लिए, जो मनी में चेंजेस होती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बट फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं कि जो मनी में चेंजेस हो, जो इकोनॉमी में मनी में चेंजेस हो या अदर एग्रीगेट में चेंजेस हो, किसके कारण? गवर्नमेंट के कारण। किसके कारण? गवर्नमेंट के कारण, सरकार के कारण चेंजेस। जैसे कि टैक्स इंक्रीज कर देने से इकोनॉमी के अंदर मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम होगा। सब्सिडी बढ़ा देने से लोगों के पास पैसा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? तो इस तरीके से सरकार जो है वो मनी को बढ़ाती है, कम करती है। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट, दैट इज अगर इंडिया की बात करें, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाती है कि टैक्स बढ़ाना है, सब्सिडी सब्सिडी कम करना है, ज्यादा करना है, तो वैसे पॉलिसीज को क्या कहेंगे? फिस्कल पॉलिसी। रीडिंग माय पॉइंट? हाँ। तो नेशनल इकोनॉमीज को ऐसे भी इफेक्ट पहुंचा सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हमारे इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपको सेकेंड यूनिट 2 पढ़ना है पूरा। यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, आई थिंक 1 में का सेकेंड पार्ट, मॉनेटरी प्लस फिस्कल पॉलिसी पूरा आपको पढ़ना है। रीडिंग? तो आपको इसमें इतना ही है। आपको बस इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक, मनी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मनी प्रिंट करना, कितना अमाउंट होगा कितना अमाउंट नहीं होगा वो सेंट्रल बैंक काम करेगी। वैसे पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल, जो गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस लाए जा रहे हैं थ्रू टैक्सेस, थ्रू सब्सिडी, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट, मैक्रो इकोनॉमिस्ट। अब मैक्रो इकोनॉमी जो है ना, ये आसान चीज नहीं है। कोई भी इकोनॉमिस्ट अगर वो मैक्रो की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिस्ट। ओके। वो वो नेशनल लेवल की चीजें बता रहे थे। तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है, ये आसान नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट एनी डाटा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिस्ट। व्हाई? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिस्ट क्या है? नेशनल की बात किया जाए, नेशन की बात किया जाए, नेशनल इशू है ना। हमेशा कोई कंट्री की बात किया जाता है, कोई देश की बात किया जाता है। और कोई देश की बात किया जा रहा है तो आप बताइए, इस देश का में जो वर्क हो रहा है सिर्फ इस देश के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे देश में क्या क्या परफॉर्मेंस होगी, महंगाई क्या होगी हमारे देश में, बेरोजगारी क्या होगी हमारे देश में। सपोज सपोज फोर्ड का कंपनी था इंडिया के अंदर, फोर्ड की कंपनी ने बंद कर दिया, तो बंद कर देने के कारण क्या होगा? हमारे लोग बेरोजगार होंगे। थोड़ी इकोनॉमिस्ट जान रहे थे कि फोर्ड बंद करेगा, नहीं ना। तो इस कारण हमारे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिस्ट को फॉरकास्ट करना कि क्या होगा, दैट्स डिफिकल्ट। समझ रहे हो ना? जो कि बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट फॉरकास्ट करना। ठीक है, दैट इज उस चीज को कहते हैं हाईली अनसर्टेन। हाईली अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है सर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है वैसा पाथ जो हम नहीं जानते, वैसा पाथ जो ऊंचा नहीं जाए। समझ रहे हो ना? हम नहीं जानते आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज दूसरे कंट्री के ऊपर भी डिपेंड है। अब कौन जानता था कि रशिया यूक्रेन का वार होगा? एक दो महीने पहले जानता था? नहीं। मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इकोनॉमी मेरा इस तरीके से वर्क करेगा। अब रशिया यूक्रेन वार हो गया, तेल की प्राइस बढ़ गई। अब बताइए क्या होगा? इसलिए फॉरकास्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है पॉलिसीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज हाईली अनसर्टेन पाथ। हम नहीं जानते हैं कि दूसरे कंट्री क्या करेंगे, आने वाले टाइम में क्या होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके। देखिए एक टर्म होता है जिसका नाम है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन किसे कहते हैं? एग्रीगेशन का मतलब होता है सम। क्या चीज? सम। मतलब हम लोग, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे थे, माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे थे। एक आदमी को उठा करके डिमांड सप्लाई देख ली, क्या होगा? ठीक है, एक घर को उठा करके देख ली। बट मैक्रो का पढ़ रहे हैं तो सभी इंडिविजुअल का सम पढ़ रहे हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल, सभी लोगों का सम कर दी, पूरे देश में रह रहे 130 करोड़ का सम कर दी, दैट इज मैक्रो। तो उसे क्या कहते हैं? इसी सम को कहते हैं एग्रीगेशन। क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। एनी प्रॉब्लम? नहीं।
तो ये तो डिफिनेशन इसे अगर लिखना है तो क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ समिंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल टू ऑब्टेन इकोनॉमिक वाइड टोटल। ये ना, मतलब इंडिविजुअल का सम कर दो, जो भी उनका इकोनॉमिक वेरिएबल, टू ऑब्टेन टोटल लेवल पे। समझ रहे हो ना? तो इसे क्या है, एग्रीगेशन। सम करके इंडिविजुअल का टोटल निकालो, एग्रीगेशन। तो पूरे इकोनॉमी का देखना है तो कहेंगे एग्रीगेट, दैट इज मॉनेटरी एग्रीगेट, फिजिकल एग्रीगेट, पूरे इकोनॉमी की बात कर। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी पॉलिसी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि बात बहुत अनसर्टेन, आने वाले फ्यूचर्स को हम नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिस्ट वो दो होते हैं। पहला जो होते हैं वो एनालाइसिस होते हैं, इज इट? मैक्रो इकोनॉमिस्ट एनालाइसिस। एंड सेकेंड जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो एनालिसिस क्या, एनालिसिस वाले इकोनॉमिस्ट की क्या काम होती है? इनका काम होता है कि अगर कोविड आया, अगर कोविड आया तो कोविड आने के बाद वो देखे कि बहुत सारे लोग इमिग्रेट कर गए, है ना, दैट इज बाहर बाहर चले गए हैं। ठीक है। अब अपने गांव में चले गए हैं। तो गांव में जाने के कारण क्या हुआ कि लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है। इसलिए ये सजेशन देंगे कि आप प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री फूड सब्सिडी वगैरह सब प्रोवाइड करिए। पहले जो 5 kg दे रहे थे, अब 10 kg दीजिए। कौन? जो वहां की इकोनॉमिस्ट है वो सरकार को सजेशन देंगे कि ये चीज आप करिए। लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके हाथ में पैसे दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें किनका काम है? एनालिसिस। वो जो अभी अभी की इकोनॉमी में जो हो रही है उस पर सरकार को देती है राय। जो इकोनॉमी में चल रहा है उस पर वो राय देती है, सरकार को सजेशन देती है कि ये काम आप करिए। समझ रहे हैं ना? हाँ। बट रिसर्चर का काम क्या है? रिसर्चर का काम है, कोविड आया, अब जो भी मैक्रो इकोनॉमिस्ट रिसर्चर होंगे वो रिसर्च कर रहे होंगे कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर कोविड कभी आया, अगर कभी कोविड आया तो किस तरीके से सरकार को पॉलिसीज लानी चाहिए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। या हमारे हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंज, ताकि कोविड कोविड अगर आती है तो इसको रोक सके। क्या चेंजेस करना चाहिए? क्या हमको इंस्टीट्यूट ज्यादा बना देना चाहिए? क्या हेल्थ में ज्यादा पैसा खपत करना चाहिए? तो ये काम कौन बना? रिसर्चर बताए कि आने वाले टाइम में वो इकोनॉमी को सही कर देना सोचेंगे, ये इकोनॉमी को बदलाव करना सोचें, बदलाव, व्हाट इज द चेंजेस, और ये इकोनॉमी को सही करना सोच रहे, है ना, सही करना सोच। समझ रहे हो? ये बदलाव करना सोचते हैं, और ये इकोनॉमी को सही करना सोचते हैं कि कैसे इकोनॉमी, किस स्ट्रक्चर को चेंज करे इकोनॉमिक्स को कि वो सही हो जाए, आगे कोविड आए तो ऐसे सिनेरियो में हमारा कंट्री सफर नहीं करे। तो वो रिसर्चर का काम है, एनालिसिस का काम है कि वो एनालिसिस करके वो बदलाव करेंगे कि ये इस कारण ये कोविड आई जिसके कारण बहुत बेरोजगार हो गए, जिसके कारण फूड सब्सिडी उनको पैसे दीजिए, वो सजेशन देगी, उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी क्रिएट करे। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड रिसर्चर। अब बात आता है कोई भी रिसर्चर वर्क कैसे करे। ठीक है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे रिसर्चर रिसर्च कैसे करे। ठीक है। तो ये बात है हमारा कि कैसे रिसर्चर रिसर्च करे। तो देखिए, कोई भी रिसर्च, तो कोई okay, I found this on the web. तो कोई भी रिसर्चर जो है, ठीक है, वन सेकेंड, तो कोई भी रिसर्चर जो है ना, वो रिसर्च करने से पहले एक अपना थ्योरी बनाता। क्या बनाते? इकोनॉमिक इकोनॉमिक थ्योरी बनाते। इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब कि वो किस चीज के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, उनके उनका आइडिया क्या है। तो वो चीज, दैट इज सेट ऑफ आइडिया, वो बनाते हैं सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर कि ये चीज मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर डिफाइन करना सोचे कि किसे कहते हैं इकोनॉमिक थ्योरी, तो वो कहते हैं दैट इज सेट ऑफ आइडिया अबाउट इकोनॉमी
that has been organized in a logical framework, that has been organized in a logical framework. ओके, मतलब वो सबसे पहले वो आइडिया बनाते, अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करते दिमाग के अंदर कि क्या क्या मैं काम करना चाह रहा हूँ, क्या मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। फिर इसके आधार पे वो अपना एजम्पशन बनाते कि मार्केट के अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो वो अपना एजम्पशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, कि इतने लोग बेरोजगार इस वजह से हैं, वो जॉब छोड़ नहीं रहे, वो घर में बैठे रहना चाहते हैं, ठीक है ना, एजम्पशन। फिर एजम्पशन बनाने के बाद वो मार्केट में आकर के टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे? वो जाते हैं, लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो बुक से डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो जनरल से डाटा कलेक्ट करते हैं। वो डाटा कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। समझ रहे हो? इसको क्लीन करने के बाद वो देखते हैं क्या हमारा डाटा एक्यूरेट है या नहीं। जो मैंने जो हमारा जो मैंने सोचा है क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा है या नहीं है, क्या हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस चीज को कहते हैं इंपेरिकल टेस्ट। क्या कहते हैं? इंपेरिकल टेस्ट। इंपेरिकल टेस्ट कर, ठीक है, अगर एक्यूरेट है तो हमारा आइडिया सही है, अगर एक्यूरेट नहीं है तो हमारा आइडिया गलत है, एजम्पशन गलत होगा, या कोई प्रॉब्लम हुई होगी बीच में मैंने कोई सही तरीके से डाटा नहीं लिया। सो दैट्स कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं। पहले आइडिया बनाओ, फिर एजम्पशन कुछ लो, फिर फिर जाकर के डाटा कलेक्ट करो, उसको क्लीन करो, उसको चेक करो क्या वो एक्यूरेट है, सही है। एक्यूरेट नहीं है मतलब कोई प्रॉब्लम है, फिर से करो। समझ रहे हो? दैट्स कैसे। अब देखिए, इकोनॉमी के अंदर दो तरीके के रिसर्चर होते हैं, दो तरीके। कितने? दो। दो तरीके के इकोनॉमिस्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट का नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट। एंड सेकेंड का नाम है नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट। व्हाट? नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट। ओके, तो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है? देखिए, कोई लोग जो होते हैं ना वो अपने बारे में सोचते हैं, और कोई लोग होते हैं वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो जो लोग अपने बारे में सोचे, अपने मतलब क्या, इकोनॉमिस्ट है, तो इकोनॉमी के बारे में जो सोचे उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट। समझ रहे हो कि नहीं? जो अपने बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, जो सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोचे, दैट इज व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या करें। समझ रहे हैं? ऐसे सोचते हैं कि क्या करें कि हमारा इकोनॉमी सही हो जाए। सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा जीडीपी कैसे इंक्रीज करे, कैसे कैसे हम देश का नंबर वन जीडीपी वाले हो, हमारे अंदर बेरोजगारी हो, इनइक्वलिटीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा जीडीपी हम टॉप होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट रिच कंट्री होना चाहिए, कैसे हो। तो वैसे सोच वाले इकोनॉमिस्ट को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट, जो सिर्फ इकोनॉमी के नजरिए से सोच। अडानी अंबानी कमा रहा है, कमाए, हमारा जीडीपी इंक्रीज कर रहा है ना, बाकी अगर नहीं कमा रहा है तो फर्क ना पड़ता, लेकिन मेरा जीडीपी इंक्रीज करे, अगर अडानी अंबानी कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत अच्छा बात, करिए आप। सोसाइटी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच, कि लोग बेरोजगार हैं, लोग को रोजगार नहीं मिली, गरीब है, इन्फ्लेशन है, ये ज्यादा चीजें नहीं सोचते। तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट वैसे लोगों को कहते हैं। नॉर्मेटिव किसे कहते हैं? नॉर्मेटिव में हो गया जो अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के बारे में सोचे, जो इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में सोचे। इनका कहना है कि इकोनॉमी को जीडीपी तो बढ़ते रहना चाहिए, साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए क्या लोगों को मिल रही है रोजगार की नहीं, क्या लोगों के पास पैसे है कि नहीं, क्या क्या इनइक्वलिटी ज्यादा या कम, कैसे हम लोग बेरोजगारी को कम करें, कैसे गरीबी कम करें। तो ये होता है नॉर्मेटिव का सोच, कि ये सोसाइटी की लैंग्वेज से सोचते हैं कि किस तरीके से हम कोई पॉलिसीज लाएं ताकि लोगों को बेनिफिट दे, लोगों को इक्वल पैसा दे, इक्वलिटी इक्वलिटी है सोसाइटी के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे सोच वाले को कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट। ये कहते हैं नॉट व्हाट टू डू, व्हाट शुड टू डू, क्या हमें करना चाहिए हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग, हमारे लोगों के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं हम क्या करें, ये कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, लोगों अपने लोगों को देख करके हमें क्या करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसका डेफिनेशन या इसके बारे में ज्यादा तो नीचे आपको
लिंक दी हुई है, दैट इज आपके रीडिंग का, वहां से आप जाकर के आप पढ़े आराम से, वहां से आपको डेफिनेशन वगैरह सारा मिल जाए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जो आप अपने लिखेंगे आपके दिमाग के अंदर, मैं कॉन्सेप्ट आपको डाल। ओके, हाँ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब देखिए, अब देखिए इकोनॉमी के अंदर दो चीज बहुत पॉपुलर, दो दो जो इकोनॉमिस्ट थे वो बहुत पॉपुलर थे। एक थे क्लासिकल और एक थे किनियंस, किनीसियंस। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड किनियंस, ये दो सोच के इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल जो थे ये कब आए? आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। कब आए? ग्रेट डिप्रेशन के टाइम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, दैट इज 1929 की ग्रेट डिप्रेशन आई ना, उसके उस टाइम, उसके उससे पहले जो भी हो रहा था वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नजरिए से सभी कोई इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो सबसे हेड है वो कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसे? एडम स्मिथ। यही थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, क्योंकि 1900 के टाइम में राजा रानी की दौर बहुत चलती थी, किंग क्वीन मोनार्च बहुत रहती थी, जिसके कारण ये सब का कहना था कि मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए। फ्री, समझ रहे हो ना, फ्री मार्केट छोड़ देना चाहिए, फ्री मार्केट की इकोनॉमी होना चाहिए। इनका कहना था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट को रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, ये चीजें। बट क्या आया? हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया, समझ रहे हो? ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद, छोड़ देने के बाद भी देखा गया कि नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिसके बाद 1936 वगैरह सब में कौन आए? किनीसियंस आए। क्या है? किनीसियंस आए। किनीसियंस आकर के बोले नहीं, मार्केट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, मार्केट को कुछ कंट्रोल करके भी रखना चाहिए। समझ रहे हो? कुछ कंट्रोल जरूरी है, कुछ गवर्नमेंट की भी वर्क काम होती है। कौन कहे? किनीसियंस। तो सबसे पहला जो जो एडम स्मिथ ने बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है? दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स की सबसे पहली बुक कहा जाता है यही था, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। इसी बुक में इन्होंने कहा कि मार्केट को क्या कर देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, वो डिमांड और सप्लाई अपने आप खुद वो इक्विलिब्रियम बनाएगा और वो खुद वो वर्क करेगा, इनविजिबल हैंड के थ्रू। इनविजिबल हैंड के थ्रू वो खुद वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चला जाएगा। सरकार को जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की। समझ रहे हो ना? तो ये चीज कहा गया स्मिथ के थ्रू कि प्राइस अपने आप वो क्या हो जाएगा, प्राइस अपने आप ज्यादा कम होगा और वो चला जाएगा। तो इनका कहना था कि प्राइस फ्लेक्सिबल है। क्या है? प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल है। कौन? किनीसियंस कौन? क्लासिकल कहे कि प्राइस खुद वो चेंज होते रहेगा, प्राइस प्राइस जो है वो चेंज होते रहेगा, खुद वो हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड सेकेंड सेमेस्टर में लेबर मार्केट के अंदर भी पढ़े होंगे आप लोग, डिमांड सप्लाई लेबर का। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से वेज भी जो है वो अपने आप वो बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा, और वो अपने आप वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो प्राइस एंड वेज दोनों क्या होना चाहिए? क्या है? फ्लेक्सिबल है। कौन बोले? क्लासिकल बोले कि प्राइस और वेज बिल्कुल दोनों फ्लेक्सिबल है, अपने आप वो एडजस्ट होकर के वो हो जाते हैं। समझ रहे हो? कोई वो नहीं, तुरंत वो फ्लेक्सिबल है, तुरंत वो कोई चेंजेस हुई, प्राइस चेंजेस हुई, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहना था क्लासिकल का, जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चीज। और क्या इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। व्हाट? नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कब रोल है? गवर्नमेंट का सिर्फ रोल है कि वो नियम रेगुलेशन, नियम कानून को बनाए रखे, और कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। कौन बोली? क्लासिकल बोली। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का रोल नहीं है, दैट इज मार्केट के ऊपर छोड़ दो। बट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्लासिकल वाले को बहुत डांटा गया, जो भी इकोनॉमिस्ट थे, वो जो वो जो बताते थे कि मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखा गया कि लोग भुखमरी से मर रहे, फैक्ट्री बंद हो गई, सभी चीज। उसके बाद 1936 के अंदर इंडियंस ने एक बुक बुक पब्लिश किया। इसका क्या नाम था? दैट इज 1936 के अंदर इंडियंस ने एक बुक लिखा। इनका टोटल नाम था जॉन मेनार्ड किनिंस। ठीक है,
और ये किनियंस का बुक था, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर इन्होंने बोला, इसके अंदर इन्होंने कहा कि मार्केट को खुला ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का भी कुछ वर्क, गवर्नमेंट का भी काम है कि मार्केट अच्छा वर्क नहीं कर रही तो गवर्नमेंट आए। ठीक है, प्राइस अगर कम है, फैक्ट्री बंद हो रही तो गवर्नमेंट आए, पैसा दे। लोग के पास पैसा नहीं तो गवर्नमेंट पैसा नोट प्रिंट करे, उसे दे। कौन कहे? किनियंस कहे। समझ रहे? और उन्होंने बोला कि प्राइस जो है चेंज हमेशा नहीं होते रहता है, प्राइस फिक्स हो जाता है। वेज हमेशा किसी को जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि डेली वेज उसका चेंज है, आज 100 रुपए में मिल रहा है, कल 200 में, कल 300 में, ऐसा नहीं। कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाता कि 500 रुपए 1 सालों के लिए सभी सभी लेबर को मिलेंगे। तो किनका कहना था? किनियंस का कहना था क्या, कि प्राइस और वेज जो होगा, प्राइस एंड वेज जो होगा ना, वो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स्ड होगा। शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन का मतलब 1 सालों के अंदर, 1 साल से कम पीरियड में प्राइस ज्यादा चेंज नहीं करते प्रोडक्ट की, वेज ज्यादा चेंज नहीं करती। समझ रहे हो? इनविजिबल हैंड सिर्फ गाइड नहीं करती, समझ, फिक्स हो जाती है। तो ये कहना था, दैट इज हमारा किसका? किनियंस। और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट आकर के क्या करे, अगर पैसा नहीं है तो पैसे दे, सब्सिडी दे। पैसा अगर ज्यादा है तो क्या करे? टैक्स लगाए, टैक्स लगा करके गरीब को दे। तो ये किनका कहना था? किनियंस को कहना था। समझ रहे हो? तो ये चीजें किनियंस का कहना था। बट ये जो है किनियंस 1936 टू 1960 तक बहुत फेमस था। दैट इज 1936 टू 1960 बहुत फेमस इनका पोस्ट था। बट आफ्टर 1960 महंगाई भी हो गई और बेरोजगारी भी हो गई। समझ रहे हो? महंगाई भी, बेरोजगारी भी। तो किनियंस यहाँ पे फंस गए। समझ रहे हो? जो जो भी किनियंस के साइंटिस्ट थे वो फंस गई। फिर से क्लासिकल किनियंस दोनों को लेकर के चला गया इकोनॉमिक्स। समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स, दो सबसे बड़े इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर। क्लासिकल, किनियंस। क्लासिकल कहते हैं मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, किनियंस कहते हैं मार्केट को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना? कि कुछ प्राइस, ये कहते हैं प्राइस और वेज फ्लेक्सिबल होगा, ये कहते हैं प्राइस और वेज फ्लेक्सिबल नहीं होगा। समझ रहे हो? शॉर्ट रन के अंदर जो है प्राइस और वेज रिजिड होगा, ये कहते हैं शॉर्ट रन के अंदर प्राइस वेज फ्लेक्सिबल होगा। ये रिजिड, क्या कहते हैं? रिजिड। ये कहते हैं गवर्नमेंट का रोल नहीं है, एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करे तब रोल है। ये कहते नहीं, गवर्नमेंट का रोल है, क्या बनेगा नहीं बनेगा उसमें रोल है। ये कहते नहीं, सोसाइटी सोसाइटी अपना फाइंड करेगी क्या बनेगा इकोनॉमी के अंदर, क्या नहीं बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो एक सोचते हैं मार्केट के हिसाब से, एक सोचते हैं क्या, गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ये दो सोच, लेकिन दोनों की ये डिफरेंसेस है, दैट इज प्राइस, बेसिक डिफरेंसेस जो है। लेकिन जो सिमिलरिटीज है वो क्या है? सिमिलरिटीज, इन्होंने कहा प्राइस और वेज क्या है? फ्लेक्सिबल है। चाहे क्या, ये शॉर्ट रन हो, चाहे 1 सालों के लिए हो, चाहे लॉन्ग रन, प्राइस वेज फ्लेक्सिबल होगा। इन्होंने कहा प्राइस वेज फ्लेक्सिबल है किसमें? सॉरी, रिजिड है किसमें? शॉर्ट रन में। बट लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबल। तो दोनों लोग हैं वो एग्री किए कहाँ पे? प्राइस एंड वेज इज फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन, इज फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन। एनी प्रॉब्लम? लॉन्ग रन के अंदर ये क्या है? फ्लेक्सिबल है प्राइस और वेज। तो ये दोनों एग्री। ठीक है। हाँ, तो ये था किनियंस और क्लासिकल की व्यू। आपको आगे और पढ़ने की मिलेगी। अभी जो बेसिक चीजें है कि क्या बुक है, कब आए, कब ग्रेट थी, क्यों आए, ग्रेट डिप्रेशन के बाद एडम से पहले क्लासिकल पूरी चलती थी, पूरी क्लासिकल। बट डिप्रेशन आया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई, मार्केट में पैसा भी नहीं है बिल्कुल, जिसके कारण 1936 में किनियंस की अप्रोच आई। उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, गवर्नमेंट की भी काम है, उनको भी देखना चाहिए क्या प्रोड्यूस होगा नहीं प्रोड्यूस होगा। प्राइस और बेस शॉर्ट रन में फिक्स होता है, बट दोनों एग्री किए कि लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबल हो। बट इट, सो दिस इज आवर यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप के ऊपर मैसेज करें, या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, दैट इज 825235
5918 के ऊपर मैसेज कर। अगर कोई लोग जुड़ना भी चाहते हैं हमारे बैचेस से, क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाती है पूरी, ठीक है, आपको नोट्स दी जाएगी, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके, ओके, थैंक यू।